नमस्कार दोस्तों। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं साइंस भाई अमित सर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथी लोगों के लिए मैं अमित आपके समक्ष सरल एवं सहज भाषा में साइंस के छोटे छोटे सेगमेंट के साथ हाजिर हुआ हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये सेशन जरूर पसंद आएगा और आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होगा। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अपन अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, साइंस के कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जो आपके डाउट्स होते हैं उनसे रिलेटेड होंगे। जैसे छोटे मोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो हम करते ही हैं भाई। हमें अगर हम किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें सब्जेक्ट आता नहीं है। हम कहाँ पे अटक जाते हैं, कहाँ पे हमें डाउट पैदा होता है, वो डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार के छोटे छोटे सेगमेंट होंगे और उनको लेकर के हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आइए दोस्तों, अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा आप। जैसे साइंस का एक बेसिक क्वेश्चन है ये, आवर्त सारणी। साइंस पढ़ने वालों के लिए आवर्त सारणी जो होती है वो एक, ऐसा मान लो कि पहली कक्षा है, आवर्त सारणी के बारे में उसको पता होना ही चाहिए। तो आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? क्या देख रहे हैं हम? आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हैं। या तो आपसे सीधे ये पूछेगा कि आवर्त सारणी का जनक कौन है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है। देखिएगा दोस्तों, दोनों के आंसर आपके अलग अलग रहेंगे। अगर डायरेक्ट पूछता है कि आवर्त सारणी का जनक कौन है, तब आपको आंसर देना है, क्या आंसर देना है? मेंडलीव। क्या आंसर देना है आपको? मेंडलीव आंसर देना है। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन के आगे एक शब्द और जोड़ दिया जाए, और वो शब्द क्या है आपका? वो शब्द है आपका आधुनिक, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या जोड़ दिया जाए? आधुनिक शब्द यदि जोड़ दिया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हेनरी मोजले। क्या आंसर बनेगा? हेनरी मोजले। क्वेश्चन तो एक ही था। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो आवर्त सारणी का जनक जो मेंडलीव माना गया है और ये आधुनिक आवर्त सारणी, अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि इस वाली आवर्त सारणी में और इस वाली आवर्त सारणी में अंतर क्या है। दोनों में जो डिफरेंस है वो इस बात का डिफरेंस है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। किसके ऊपर आधारित थी? परमाणु द्रव्यमान। किसके ऊपर आधारित थी? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। वहीं यदि हम इन वैज्ञानिक महोदय की बात करें, हेनरी मोजले की यदि बात करें, तो इनकी जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। इसके ऊपर आधारित थी? परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब अपन थोड़ी चर्चा करते हैं ये परमाणु क्रमांक क्या चीज है और ये परमाणु द्रव्यमान क्या चीज है। यदि मैं बात करूं पहले परमाणु द्रव्यमान की, क्योंकि पहले वैज्ञानिक महोदय मेंडलीव आए हैं, तो इनके सम्मान में पहले परमाणु द्रव्यमान की चर्चा करते हैं। परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मैं आवर्त सारणी के पहले तत्व की बात करता हूं, और पहला तत्व आप सभी को ज्ञात है, उस तत्व का नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है उसका? जिसे अपन आवर्त तत्व के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन जो होता है उसका प्रतीक चिन्ह आप सभी के दिमाग में होगा, उम्मीद करता हूं मैं।
1h1 नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, मैंने बता दिया आपको। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एट लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे भी 1 लिखा है। ये जो 1 है ये आपको ये बताएगा कि इस परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है। क्या बताएगा? इस परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर वाला जो एक मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपको ये बताएगा कि इस तत्व का, इस हाइड्रोजन तत्व का द्रव्यमान कितना है। क्या बताएगा ये कि हाइड्रोजन तत्व का द्रव्यमान कितना है। तो द्रव्यमान कितना है यहाँ पे 1 है, परमाणु क्रमांक कितना है 1 है। तो परमाणु क्रमांक नंबर 1, जैसे कक्षा में होता है ना रोल नंबर 1 रोल नंबर 2, उसी प्रकार से क्रमांक दिए गए हैं। तो हाइड्रोजन को अपनी कक्षा में कौन सा स्थान मिला है जी, पहला मिला है, आपको दिखाई भी दे रहा है। अब देखना, यदि मैं परमाणु द्रव्यमान पे चर्चा करूं, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है आपका P यानी प्रोटॉन, N यानी न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि प्रोटॉन की संख्या में यदि आप न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देते हो, क्या कर देते हो, प्रोटॉन की संख्या में यदि आप न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देते हो तो क्या बन जाएगा, आपका परमाणु द्रव्यमान बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें अभी तक ये नहीं पता कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं कितने न्यूट्रॉन हैं, ये भी नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पे निकालेंगे। अब उससे पहले इस पे आते हैं, परमाणु क्रमांक पे। परमाणु क्रमांक क्या होता है, यदि आप इसे समझ लेंगे तो ये समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे देखिएगा, ये परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपको ये बताएगा कि किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। क्या बताएगा, किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, ये बात अपन को कौन बताएगा, परमाणु क्रमांक बताएगा। मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, होता ही है ये तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 1 है। 1 है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 1 ही होगी। क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 1 ही हो जाएगी। यदि प्रोटॉन की संख्या 1 है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो भी कितनी हो जाएगी, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। प्रोटॉन की संख्या भी 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी, 1। अब देखिएगा न्यूट्रॉन पे आते हैं। न्यूट्रॉन, अपने को प्रोटॉन का पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, बात करते हैं किसकी, न्यूट्रॉन की। तो इस बेचारे को क्यों छोड़े, इसको भी दे लेते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या यदि हमें ज्ञात करनी पड़ जाए, किसी में ज्ञात करनी पड़ जाए, क्योंकि देखना न्यूट्रॉन की संख्या हम इसलिए ज्ञात करते हैं क्योंकि यहां पर प्रोटॉन की संख्या कभी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यदि प्रोटॉन की संख्या चेंज हो गई तो क्या हो जाएगा, मान लो मैं यहाँ पे प्रोटॉन कितना कर देता हूँ, 1 नहीं मैंने 2 कर दिया। क्या कर दिया, 2 कर दिया। 2 कर देंगे तो फिर परमाणु ये थोड़ी रहेगा, हाइड्रोजन नहीं रहेगा। फिर 2 नंबर परमाणु क्रमांक किसका होता है, हीलियम का होता है। तो फिर ये हाइड्रोजन नहीं होकर के यहाँ हम हीलियम लिख रहे होंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हीलियम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने परमाणु क्रमांक कितना कर दिया, 2 कर दिया। इसलिए प्रोटॉन की संख्या हमेशा नो चेंज रहेगी। चेंज क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है आपका न्यूट्रॉन की संख्या। आप किसी परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे, देखना यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक P + N, एक बार आप इस फॉर्मूले से समझने में आसानी रहेगी। P + N यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसके बराबर में क्या आएगा, हमेशा A आएगा। A यानी कि परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। अगर मैं यहां से N का मान निकालूं, क्या निकालूं, N का मान निकालूं, तो क्या हो जाएगा A। आप साइंस के विद्यार्थी हैं, मैथ भी पढ़ रहे होंगे तो इतना पता होगा कि ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो A माइनस क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A माइनस P हो जाएगा। अब देखना, N यानी न्यूट्रॉन की संख्या, A यानी एटॉमिक मास,
और P यानी प्रोटॉन की संख्या। अब उस एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया था, तो हाइड्रोजन में हमें नहीं पता कि न्यूट्रॉन कितने हैं, तो N, A यानी परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस P प्रोटॉन की संख्या, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हैं Z। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, Z यानी कि परमाणु क्रमांक। तो N बराबर A माइनस Z भी लिख सकते हैं, N बराबर A माइनस P भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो एक में से आप कितना घटाएंगे, प्रोटॉन की संख्या कितनी, अरे कितनी, 1, 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया, कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पे तो न्यूट्रॉन की संख्या कुछ भी नहीं है, भाई न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। भाई ये एक ऐसा तत्व हो गया जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है, और न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए कि इसका तो अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन का अस्तित्व होता है। अपन लोग पानी पीते हैं, हमें पता है उसमें H होता है, H2O जो अणुसूत्र होता है उसमें, ये पता है। तो यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है, क्या ध्यान से सुनना इस बात को, आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके अंदर क्या नहीं पाए जाते, जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। अब आप बोलेंगे कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, अगर आपका मन कर गया कि इसके अंदर अपन चलो एक न्यूट्रॉन डाल देते हैं, क्या मन कर गया आपका, एक न्यूट्रॉन डाल देते हैं। अब एक न्यूट्रॉन डाल दिया, एक न्यूट्रॉन डालते ही कहानी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, आपकी पूरी की पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। कैसे, अब एक न्यूट्रॉन डाल दिया तो ये क्या था, ये था आपका P प्लस N। P का तो आपको पता है कितने हैं, भाई P का आपको पता है ना कितने हैं, 1 है P तो, लेकिन N यहाँ पे 0 थे इसीलिए यहाँ पे 1 था। अगर मैंने यहाँ पे 1 जोड़ दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या बन गया, 1H2। क्या बन गया, 1H2। अब ये जो बन गया ये अलग चीज है, और 1H1 ये अलग चीज है। ये एक हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसे हम कहते हैं प्रोटियम। ये भी हाइड्रोजन का एक दूसरा समस्थानिक है जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम। और अगर यहाँ पे आपने न्यूट्रॉन कितने जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फिर ये क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब आगे इसके बारे में, जो हाइड्रोजन के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, तब मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा कि इनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या इनसे बनता है। तो अपना पहला क्वेश्चन था आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो वो हम मेंडलीफ को मानते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक है वो हम किसे मानते हैं, हेनरी मोजले को मानते हैं। और ये जो पूरी कहानी है उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आई होगी। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है, मिल्क का जब, दूध का जब, एक क्वेश्चन हो गया, दूध का जमना ये किस प्रकार का परिवर्तन, एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, दूध का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। क्या पूछेगा ये आपसे, दूध का जमना किस प्रकार का परिवर्तन। अब आपके दिमाग में जो भी आंसर आ रहे हैं उन्हें एक बार थाम के रखें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन करने से पहले हम इस शब्द के बारे में चर्चा करते हैं कि ये परिवर्तन क्या चीज होती है। भाई हमारे पास बोर्ड पे जितनी चीजें लिखी हुई होती हैं उनके बारे में हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये इसका मतलब क्या होता है। तो पहले हम परिवर्तन को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि चेंज क्या चीज है। अब आप बोलते हो ना कि वो बोलते हैं ना कि आजकल तो आप बहुत बदल गए हैं, तो उसी का नाम होता है परिवर्तन। तो परिवर्तन चीज क्या है ये देखना आप। परिवर्तन इस चीज का, इस क्वेश्चन से भी थोड़ा बहुत लेसन तो है, लेकिन हम थोड़ी अलग लैंग्वेज में या फिर थोड़ा अलग जाकर के इसके बारे में पढ़ेंगे। मान लो
एक उदाहरण से समझते हैं कि आप पहले मेरी तरह दुबले पतले थे। क्या थे आप? एक बार मान लो आप हो नहीं, आई होप आप हेल्दी हैं। परिवर्तन की बात करते हैं तो उदाहरण लेने में क्या जा रहा है? आप मान लो मेरी तरह क्या थे पहले? दुबले पतले थे। क्या थे आप पहले? ये आपकी पुरानी स्थिति है। आपकी पुरानी स्थिति ये कहती है कि आप पहले मेरी तरह क्या थे, यानी कुपोषण का शिकार थे और दुबले पतले थे। क्या थे? दुबले पतले थे। और अभी आप खूब खाते पीते हो, बड़े बड़े खाते हो, क्या हो गया? मोटे हो गए। तो आपकी वर्तमान स्थिति जो है वो ये कहती है कि आप क्या हो गए? अब मोटे हो गए। आप हेल्दी हो गए। यहाँ पे आप 43 केजी के थे, यहाँ पे अभी आप 70 किलो के हो गए। तो ये आपकी दो कंडीशंस हैं। अब आप में परिवर्तन जो आएगा वो क्या आएगा, इन चीजों से समझना आप। यदि हम आपकी वर्तमान स्थिति में से, किसमें से? वर्तमान स्थिति में से पुरानी स्थिति को घटा देते हैं, यानी आपको वर्तमान स्थिति में से किसे घटाना है? पुरानी स्थिति में, पुरानी स्थिति को घटाना है। तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा ये परिवर्तन। क्या आएगा आपके पास? परिवर्तन आएगा। कैसे? तो यहाँ पे मोटा है, क्या में क्या है? मोटा है। पहले क्या था? दुबला पतला था। इस मोटे में से यदि आप इस दुबले पतले को क्या कर दोगे? घटा दोगे। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? मोटापा। क्या आएगा? मोटापा। ओबेसिटी। क्या आएगा? मोटापा। तो ये मोटापा जो है वो आप में क्या हुआ है? परिवर्तन आया है। एक उदाहरण और देता हूं आपको। मान लो आप किसी दुकान पे गए, आपने सेब खरीदे। सेब महंगे थे तो आप 5 ही ले पाए। क्या ले पाए आप? 5 सेब खरीद लिया आपने। 5 सेब खरीद के आप घर आए, आपने उनको फ्रिज में रख दिया कि जब ठंडे हो जाएंगे हम तो तभी खाएंगे। वो गर्म थे तो आप 5 सेब रख के कुछ देर के लिए आपने रेस्ट कर लिया, और फिर पीछे से कोई आया, या फिर कोई घर का ही होगा, कोई बच्चा पड़ा कूद के, वो क्या किया? उसने उसने 2 सेब खा ली। क्या खा लिया उसने? 2 सेब। गटक गया। ये आपने लाके छोड़ा था कब? यानी कि आप 2 घंटे पहले लेके आए थे। यानी कि ये कौन सी स्थिति है? ये है आपकी पुरानी स्थिति, ये आपकी ओल्ड सिचुएशन है। ये जो है, ये 2 सेब ये खा गया बच्चा, ये क्या है? ये चेंज है। और बचे कितने? यानी कि अब वर्तमान में कितने पड़े हैं? तो वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में आपके पास कितने सेब बचे हैं? तो प्रेजेंट टाइम में आपके पास 3 सेब बचे हैं। तो परिवर्तन कितने का आया? तो प्रेजेंट टाइम कितना? 3। ओल्ड टाइम कितना? 5। 3 में से 5 गया, यानी कि आपका उत्तर आएगा -2। ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? ये माइनस चिन्ह आपको ये बता रहा है कि सेब की संख्या में क्या हुई है? कमी हुई है। क्या बताएगा ये? सेब की संख्या में कमी हुई है। तो आपको हमेशा वर्तमान स्थिति में से पुरानी स्थिति को क्या करना है? कम करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होता है आपका परिवर्तन। लेकिन यहाँ पे जो परिवर्तन है, कहाँ पे? इस क्वेश्चन के अंदर जो परिवर्तन है वो आपका अलग प्रकार का। ठीक है, क्वेश्चन ही मिट गया। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपके ध्यान में है, दूध का जमना। तो उस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ चीजें यहाँ पे देखते हैं। देखना, परिवर्तन जो होते हैं वो रसायन विज्ञान में 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो परिवर्तन होता है वो होता है आपका भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होता है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन कौन सा? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की यदि हम बात करें तो इसमें आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है, और लास्ट में आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, और उसके आधार पर आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सोल्व हो जाएंगे। चाहे कोई भी उदाहरण आप ले लेना, वो क्या होगा? आपका सोल्व हो जाएगा। और अलग अलग जैसे आगे जितने भी हम सेशन करने वाले हैं उनमें मैं इनके आपको उदाहरण पूछता रहूंगा बीच बीच में, तो आपको उनके आंसर भी देने हैं कि कौन से में कौन सा परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? किसी पदार्थ का कलर चेंज हो सकता है, यानी आप उसका रंग बदल सकते हैं। दूसरी चीज, उस पदार्थ की अवस्था भी बदल सकती है। क्या हो सकता है? उस पदार्थ की अवस्था भी चेंज हो सकती है। तीसरी चीज, उस पदार्थ का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ताप चेंज हो सकता है।
ठीक है दोस्तों। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके आधार पे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वो चीज है आपकी, ये परिवर्तन हमेशा उत्कर्मणीय प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है दोस्तों? उत्कर्मणीय प्रकार का होता है। अब आप इस शब्द को समझना, ये उत्कर्मणीय क्या चीज होती है। देखिएगा, एक होता है उत्कर्मणीय और एक होता है अनुत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय जो होता है उसमें आप विज्ञान की भाषा में यदि हम बात करें तो आप अभिकारकों से उत्पाद बना सकते हो और उत्पाद से वापस अभिकारक बना सकते हो। यानी कि इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो हमेशा अग्र एवं प्रतीक दिशा दोनों में चलती हैं। यानी एक बार अभिकारक से उत्पाद बन गया तो वापस उत्पाद से अभिकारक बन जाएगा। समझ रहे हो बातों को? सरल भाषा में यदि हम बात करें तो मान लो आपके पास पानी था। क्या था? पानी। पानी को आपने फ्रिज में रखा, पानी जम गया और ये क्या बन गया? बर्फ बन गया। क्या बन गया? बर्फ बन गया। तो पानी से आपने क्या बना ली? बर्फ बना ली। क्या बर्फ से आप वापस पानी नहीं बना सकते? तो आप कहेंगे क्यों नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं, ये तो हम बहुत बनाते हैं। तो पानी से आपने बर्फ बनाई, बर्फ से वापस पानी बन गया। यानी यहाँ पे अभिकारक था, यहाँ पे क्या था? उत्पाद था। अब उत्पाद से वापस क्या बना दिया? अभिकारक बना दिया। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो कौन सा होता है? भौतिक प्रकार का परिवर्तन होता है। तो रासायनिक में आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो हमेशा अनुत्कर्मणीय प्रकार का होगा। अनुत्कर्मणीय प्रकार का परिवर्तन होगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके और हम ज्यादा सोच सोच करके उलझ जाते हैं, बेवजह उलझ जाते हैं। अब उदाहरण से समझेंगे आप, पानी से आपने बर्फ बनाई, बर्फ से वापस क्या बना लिया? आपने पानी बना लिया। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपके सामने ये था कि दूध का जमना। क्या था? दूध का जमना इस प्रकार का परिवर्तन। अब अपन लोग क्या करते हैं? अपन लोग बहुत ही जल्दबाजी करते हैं, क्वेश्चन करने में बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं, क्योंकि हमने यही सुना है कि दूध को जमाया, क्या बन गया? दही बन गया। लेकिन क्या दूध फ्रिज में रखकर नहीं जमाया जा सकता? भाई आपने यहाँ पे पानी को जमाया, क्या बन गई? बर्फ बन गई। यहाँ पे आपने दूध को जमाया, क्या बन जाएगी? आपकी आपकी आइसक्रीम बन जाएगी। आपने उसके अंदर 2 इलायची डाली, थोड़ा सा खोपरा कस के डाल दिया और क्या बन गई? आपकी आइसक्रीम बन गई। आप बड़े चाव से खाते हो तो ये क्या बन गई? आपकी आइसक्रीम बन गई। तो आप दूध से क्या बना सकते हो? आइसक्रीम भी बना सकते हो। अब जब ये आइसक्रीम पिघलेगी, क्या बनेगी? आइसक्रीम पिघलेगी, वापस किस में चेंज होगी? भाई दूध में ही तो चेंज होगी। तो दूध में चेंज हुई तो इसका मतलब ये किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? भौतिक प्रकार का परिवर्तन हुआ। अब आपका डाउट क्या रहेगा? आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि दूध से किसका जमना? दही का जमना। ये जब तक नाम नहीं आएगा, ये जब तक नाम नहीं आएगा, कौन सा नाम? दही वाला नाम नहीं आएगा, तब तक इसमें कौन सा परिवर्तन नहीं होगा? रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे हो क्वेश्चन को? भाई आपने पानी को फ्रिज में रखा, पानी जम गया, क्या बन गई? बर्फ बन गई। उसी प्रकार आपने दूध को फ्रिज में रखा, दूध जम गया, दूध जम गया। अब क्या बन गई? उसकी आइसक्रीम बन गई या उसकी बर्फ बन गई? उसकी क्या बन गई? बर्फ बन गई दूध। तो वापस आपने बर्फ को पिघलाया, वापस क्या बना लिया? आपने दूध बना लिया। और दूध को आपने क्या बनाया? दही बनाया। अब आप दही से वापस दूध तो नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? दूध से वापस दही नहीं बना सकते, क्योंकि दूध में आपने एक जीवाणु डाला। कौन सा जीवाणु डाला? लैक्टोबैसिलस जीवाणु डाल दिया। तो ये क्या बन जाएगा? आप जिसे जावण बोलते हो ना, जावण, जावण नहीं होता, वो जीवाणु होता है। वो अपन लोग जीवाणु जीवाणु तो पता नहीं था, जावण जावण करने लग गए। तो दूध में आपने, भाई आपने जावण कह लो एक ही बात, दूध में आपने दही बना लिया, किसकी सहायता से? लैक्टोबैसिलस जीवाणु की सहायता से। और क्या बना लिया आपने? दही बना लिया। क्या बना लिया? दही। ठीक है, ओके। और दही में पाए जाने वाले, चलो एसिड का नाम भी बता देता हूं आपको, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एनर्जेटिक होता है दही, खाना चाहिए, अच्छी बात होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अपना ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। किसी प्रकार का डाउट आपके यहाँ पे रहा हो तो आप जरूर कमेंट करें। सेशन कैसा लगा
हमें जरूर बताएं, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं वो और सुधारात्मक हो सके। अपनी जो कमियां हैं वो भी आप जरूर बताएं कि आपने ये कमी रख दी, और यदि कुछ ठीक लगा हो तो वो भी आप बताएं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। ओके, शुभ दिन।